इजराइल ने गाजा में जिस तरह की तबाही मचाई उसे पूरी दुनिया देख रही है। गाजा में लोग किस तरह से खाने को मोहताज हो गए उससे पूरी दुनिया इजराइल से गुस्सा है और हर कोई इजराइल से बस यही मांग कर रहा है कि अब युद्ध रोक दो ताकि इस युद्ध में और निहत्थे लोगों की जान न जाए। लेकिन इजराइल ने साफ कर दिया था कि जब तक हमास उसके बंधकों को नहीं छोड़ेगा वो युद्ध खत्म नहीं करेगा। लेकिन इसी बीच इजराइल और हमास युद्ध को लेकर एक बड़ी खबर सामने आई जिससे उम्मीद जगी है कि अब इस युद्ध पर विराम जरूर लगेगा। जानकारी के मुताबिक इजराइल युद्ध विराम के लिए तैयार हो गया है। बताया जा रहा है कि इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा है कि उनकी सरकार ने अमेरिका के मध्य पूर्व शांति दूत स्टीव विटकॉफ द्वारा प्रस्तुत एक नए युद्ध विराम प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया है। वहीं फिलिस्तीनी संगठन हमास ने पुष्टि की है कि उसे यह नया प्रस्ताव मध्यस्थों के जरिए मिला है और वो इस पर गंभीरता से विचार कर रहा है। समाचार एजेंसी रॉयटर्स ने गुरुवार को इजरायली मीडिया के हवाले से ये जानकारी दी है। रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी दूत स्टीव विटकॉफ ने बुधवार को वॉशिंगटन में कहा, मुझे इस बात की बहुत अच्छी भावना है कि हम एक अस्थायी युद्ध विराम और एक दीर्घकालिक शांतिपूर्ण समाधान की दिशा में बढ़ सकते हैं। हालांकि यह प्रस्ताव आधिकारिक तौर पर सार्वजनिक नहीं किया गया, लेकिन एसोसिएटेड प्रेस को एक हमास अधिकारी और एक मिस्र के अधिकारी ने कुछ प्रमुख बिंदुओं की पुष्टि की है, जिसमें उन्होंने बताया कि विटकॉफ ने युद्ध विराम के लिए क्या क्या प्रस्ताव दिए हैं। 60 दिनों के युद्ध विराम की योजना है जिसमें दोनों पक्ष लड़ाई रोकेंगे। इस दौरान गंभीर वार्ता की गारंटी दी गई है ताकि एक स्थायी संघर्ष विराम की नींव रखी जा सके। आश्वासन दिया गया है कि बंधकों की रिहाई के बाद इजराइल फिर से सैन्य कार्रवाई शुरू नहीं करेगा। इजरायली सेनाएं उन स्थानों पर लौटेंगी जो पहली बार के युद्ध विराम के दौरान थी। हमास की ओर से 60 दिन की अवधि में 10 जिंदा बंधक और कुछ शवों को रिहा किया जाएगा। इसके बदले में इजराइल 1100 से ज्यादा फिलिस्तीनी कैदियों को रिहा करेगा। इसमें 100 ऐसे कैदी होंगे जो लंबे कारावास की सजा काट रहे हैं और जिन पर बड़े हमलों का आरोप साबित हो चुका है। हालांकि इजरायली नेतृत्व ने पहले ही साफ कर दिया कि उसका उद्देश्य गाजा पट्टी पर कंट्रोल करना और हमास को या तो खत्म करना, निहत्था करना या फिर गाजा से भगाना है। इसके साथ ही वो 7 अक्टूबर 2023 के हमलों के दौरान पकड़े गए अभी बचे हुए 58 बंधकों की वापसी सुनिश्चित करना चाहता है। आपको बता दें, हमास के हमले में 1200 से ज्यादा इजरायली मारे गए थे और 251 लोगों को हमास ने बंधक बना दिया था। इसके जवाब में इजराइल की तरफ से चलाए गए अभियान में अब तक 54,000 से ज्यादा फिलिस्तीनियों की मौत हो चुकी है, जिसमें गाजा के स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार नागरिक और लड़ाके दोनों शामिल हैं। लेकिन अब सब कुछ हमास पर डिपेंड है कि हमास अब जिस तरीके से नया प्रस्ताव अमेरिका की तरफ से दिया गया है उसे मानेगा या फिर नहीं। अगर वो इस प्रस्ताव को मान लेता है तो दोनों देशों के बीच युद्ध विराम हो सकता है। फिलहाल देखना होगा हमास का रुख क्या होता है। डेढ़ साल से जंग की आग में जल रहे गजा में हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। भुखमरी, मेडिकल सुविधाएं और रोजमर्रा की जरूरतों के लिए लोगों को जिद्दोजहद करनी पड़ रही है और इससे पूरी दुनिया चिंतित है। 2 मार्च 2025 को गजा में मानवीय सहायता को पूरी तरह से इजराइल ने बंद कर दिया था और फिलिस्तीनियों को एक तरह से मरने के लिए छोड़ दिया था। लेकिन दुनिया भर के देशों के दबाव के कारण हाल ही में GHF यानी गजा ह्यूमैनिटेरियन फाउंडेशन के माध्यम से भोजन सामग्री बांटना शुरू किया गया। लेकिन इस फाउंडेशन को संयुक्त राष्ट्र और उनसे संबद्ध अन्य संस्थाएं जैसे UNRWA और OCHA के अलावा गजा में मानवीय सहायता कर रही अन्य संस्थाएं नकार चुकी हैं। वे इसे मान्यता नहीं देते। दरअसल ये संगठन अमेरिका और इस्राइल समर्थित संगठन है और संयुक्त राष्ट्र का मानना है कि इसका राजनीतिकरण किया जा रहा है और GHF के माध्यम से इस्राइल जंग के समय में लोगों की भूख को हथियार बनाकर इस्तेमाल कर रहा है। ये बातें सिर्फ हवा हवाई नहीं हैं, बल्कि इसके कई कारण हैं।
गजा में मानवीय सहायता पहुंचा रही संस्थाओं का मानना है कि जीएचएफ जिस तरीके से काम कर रहा है वो मानवता के सख्त खिलाफ है और वे भूख को हथियार बनाकर इस्तेमाल कर रहे हैं। संस्थाएं मानती हैं कि जीएचएफ का उद्देश्य फिलिस्तीनियों के विस्थापन को बढ़ावा देना है। यही वजह है कि 25 मई को इसके एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर जेक वुड ने इस्तीफा दे दिया था। उन्होंने अपना पद छोड़ते हुए जीएचएफ पर कई संगीन आरोप लगाए। जेक वुड ने कहा कि जीएचएफ का सहायता वितरण कार्यक्रम मानवीय सिद्धांतों, मानवता, तटस्थता, निष्पक्षता और स्वतंत्रता का पालन करने में सक्षम नहीं है, जिन्हें मैं त्यागने को तैयार नहीं हूँ। गजा में भूखमरी के संकट स्तब्ध करने वाले और हृदय विदारक हैं और मैंने जीएचएफ को एक स्वतंत्र मानवीय संगठन के रूप में स्थापित करने की कोशिश की थी। उन्होंने कहा कि इस्राएल समर्थित इस योजना को लागू करना निजी ठेकेदारों और इस्राएली सैन्य नियंत्रण के तहत दक्षिणी गजा में सीमित वितरण केंद्रों पर केंद्रित थी। जेक वुड ने जीएचएफ की फंडिंग पर भी सवाल उठाए थे। जेक वुड जीएचएफ की इस्राएल समर्थित योजना को मानवता के सिद्धांतों के अनुरूप नहीं मानते थे, इसलिए उन्होंने इस्तीफा दे दिया। हालांकि दूसरी ओर जीएचएफ ने इस कड़ी आलोचना को अस्वीकार कर दिया है। अब सवाल ये है कि जीएचएफ गजा में काम कैसे कर रहा है। गजा ह्यूमैनिटेरियन फाउंडेशन की ओर से फिलिस्तीनियों को खाने के बॉक्स और अन्य जरूरत का सामान उनके सेंटर्स पर ही मिलता है, जो ज्यादातर दक्षिणी गजा में है। इससे उन लोगों को तकलीफ होती है जो युद्ध के कारण विकलांगता की स्थिति में पहुंच गए हैं। गजा ह्यूमैनिटेरियन फाउंडेशन भूख से प्रभावित फिलिस्तीनियों की सुरक्षा जांच करता है। जांच पूरी होने के बाद उन्हें भोजन या अन्य जरूरत का सामान दिया जाता है। कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि उनका रजिस्ट्रेशन भी किया जाता है और ये पूरी प्रक्रिया इस्राएली अधिकारियों द्वारा मॉनिटर की जाती है। जीएचएफ के सेंटर सिक्योरिटी गार्ड्स और इस्राएली सेना की सुरक्षा से घिरे हुए हैं। ये सेंटर्स उन इलाकों में हैं जो इस्राएली सेना के नियंत्रण में है, यानी कि दक्षिणी गजा में। इसलिए भी ऐसा कहा जा रहा है कि फाउंडेशन विस्थापन को बढ़ावा दे रहा है, क्योंकि युद्ध प्रभावित लोगों को खाने और दूसरी जरूरत का सामान लेने के लिए दक्षिणी गजा में इनके सेंटरों पर आना पड़ता है, जो गजावासियों को लेकर इस्राएल और अमेरिकी नीतियों का एक हिस्सा है। इसके अलावा मानवीय सहायता इस्राएल के माध्यम से प्रवेश करती है, जिसका काम ये सुनिश्चित करना है कि कोई भी सामान हमास के हाथों में न जाने पाए। यही कारण है कि संयुक्त राष्ट्र जीएचएफ का समर्थन नहीं करता और न ही इसे मान्यता देता है। जानकार मानते हैं कि इस्राएल और अमेरिका पर इस समय कई देशों का दबाव है और इसलिए वो गजा में इतना भोजन पहुंचा रहे हैं कि वहां अकाल की स्थिति न आ जाए। लेकिन विशेषज्ञ ये भी मानते हैं कि ये बेहद चिंताजनक है कि इस्राएल भूख को हथियार की तरह इस्तेमाल कर रहा है। गाजा में हालात बेहद खराब हो चुके हैं। इस्राएली सैनिकों पर लगातार अत्याचार के आरोप लग रहे हैं। इसी बीच इस्राएली फोर्सेस पर नया आरोप लगा है कि आईडीएफ आम लोगों को शील्ड के तौर पर इस्तेमाल कर रही है। एक फिलिस्तीनी युवक ने बताया कि जब उसे इस्राएली सेना ने हिरासत में लिया तो केवल तभी उसकी आंखों की पट्टी और हाथों की रस्सियां हटाई जाती जब ये होता कि इंसानी ढाल के तौर पर उसका इस्तेमाल किया जाना है। 36 साल के इस फिलिस्तीनी युवक ने बताया कि उसे सेना की वर्दी पहनाई गई और इसके सिर पर एक कैमरा फिट किया जाता है। इसके बाद उसे निगरानी के लिए मैदान में उतार दिया गया। युवक ने बताया कि यह सब पहनाने के बाद उसे गाजा में बने घरों में भेज दिया गया ताकि वह यह पता लगा सके कि वहां पहले से कोई बम या हथियारबंद शख्स पहले से मौजूद तो नहीं। हैरान करने वाली बात है कि आईडीएफ यूनिट बाय यूनिट युवकों का इस्तेमाल करती है, यानी एक यूनिट का काम खत्म हुआ तो उसी फिलिस्तीनी शख्स को दूसरे यूनिट को सौंप दिया जाता। अब दूसरी यूनिट इसी तरीके से अपने काम को समाप्त करने के बाद उसी शख्स को तीसरे यूनिट को भेज देती, यानी यूनिट बाय यूनिट एक ही शख्स का लगातार इस्तेमाल, वो भी एक सर्विलांस के लिए। एक फिलिस्तीनी शख्स हमदान ने बताया, उन्होंने मुझे पीटा और कहा तुम्हारे पास कोई और ऑप्शन नहीं है, या तो ये तय करो या मरने के लिए तैयार रहो। मुझे पिछले साल गर्मियों में लगभग 2.5 हफ्ते तक इस्राएली सेना ने उत्तरी गाजा में बंधक बनाकर रखा था। यही नहीं बल्कि कुछ मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक एक इस्राएली अधिकारी ने नाम ना छापने की शर्त पर एक न्यूज एजेंसी को बताया कि ऐसे आदेश अक्सर ऊपर से ही आते हैं और कई बार लगभग हर यूनिट किसी न किसी फिलिस्तीनी युवक को इस तरह इस्तेमाल करती थी। कई फिलिस्तीनियों और इस्राएली सैनिकों ने बताया कि इस्राएली सेना गाजा में बार बार लोगों को इंसानी ढाल की तरह इस्तेमाल कर रही है। एपी से बातचीत में कुछ इस्राएली सैनिकों ने खुलासा किया कि सेना में मच्छर प्रोटोकॉल नाम की एक प्रक्रिया अपनाई जाती है, जिसके तहत फिलिस्तीनी नागरिकों को जबरन सैन्य अभियानों में आगे किया जाता है।
यानी उन्हें मानवीय ढाल बनाया जाता है। सैनिकों ने बताया कि इस रणनीति को अपनाने के पीछे का तर्क कह दिया जाता है कि इससे ऑपरेशन तेज होगा और गोला बारूद की बचत होगी और युद्धों में कुत्तों की मौत से बचा जा सकता है। लेकिन असलियत में यह एक क्रूर और शर्मनाक प्रथा है।